दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपन अपनी पिछली क्लास में बात कर रहे थे तरंग फलन वेव फंक्शन के बारे में। दोस्तों अपन डिस्कशन कर चुके थे। अब अपन उस क्लास को अपनी को आगे बढ़ाते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन के ऊपर आते हैं। तो वेव फंक्शन में मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको कर रहा हूँ कि अपन ने जो वेव फंक्शन पढ़ा, इसमें अपन ने वेव फंक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें सुनी कि वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक मानी होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, और उसके फर्स्ट जो डेरिवेटिव हैं दोस्तों वो भी क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो उस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ नेचर इज कॉन्टिन्यूअस, इफ नेचर इज कॉन्टिन्यूअस, नेचर या नेचर में होने वाले परिवर्तन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो अपन क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स फाइंडिंग किसी भी पार्टिकल के फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो दोस्तों कितना है, 1 है। और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, साई एक्स साई स्टार इंटू साई एक्स इंटू डी एक्स बराबर दोस्तों कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, साई एक्स मॉडुलस स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 1। एक डायमेंशन के लिए अपन ने इसको ऐसे लिखा है, 3 डायमेंशन के लिए अपन इसको पूरे स्पेस के लिए, यानी ये अपन कहेंगे ऑल स्पेस। ऑल स्पेस का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और साई मोड स्क्वायर डी एक्स, यानी साई मोड का मतलब होता है दोस्तों साई स्टार साई। जो ये साई स्टार है, इस साई का क्या है, संयुग्मी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्या है, काल्पनिक संयुग्मी है। इसको अपन ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट जो अपनी बात आती है, जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिट ऑफ साई, जो अपन ने तरंग फलन माना है दोस्तों, वेव फलन फंक्शन माना है, अपन ने साई माना है, इसकी इकाई क्या है। कई बार क्वेश्चन आता है कि तरंग फलन की यूनिट क्या है। बहुत आसान है, बस अपन को थोड़ा सा पता करना है कि बनी निकालेंगे क्या। देखो इसको दोस्तों अपन ने साई का अपना कोई मीनिंगलेस है, यानी अर्थहीन है। अकेला साई क्या है दोस्तों, अर्थहीन है। लेकिन साई स्टार साई, यानी साई मोड की अपन बात करें dx, तो वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। अपन ने पढ़ा था ये दोस्तों क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको अपन ने कहा था पूरे स्पेस के लिए dx। इसको अपन ने जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा है, तो डेंसिटी अपन जानते हैं कि जब भी अपन किसी भौतिक वस्तु की डेंसिटी निकालें, तो डेंसिटी का मतलब दोस्तों क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है समथिंग अपॉन वॉल्यूम। समथिंग अपॉन वॉल्यूम का मतलब जैसे चार्ज डेंसिटी क्या है दोस्तों, चार्ज डेंसिटी, तो अपन इसको क्या कहते हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम कहते हैं या नहीं कहते, कहते हैं। तो इसको अपन रो से डिनोट करते हैं, और रो बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन वी, यानी इसको अपन क्या पढ़ते हैं, चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं। ऐसे ही मास घनत्व, अपन घनत्व द्रव्यमान भी पढ़ते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऐसे ही जब अपन ने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात की है दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करी, तो साई मोड स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई ये समथिंग अपॉन क्या है, डेंसिटी है, समथिंग अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो 3D की बात कर रहे हैं, लेकिन अपन यहाँ 1D यानी एक विमा में, 2D यानी द्विविमीय क्षेत्र में, और 3D यानी 3 डायमेंशन में इसकी यूनिट अपन दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं। तो साई स्क्वायर को, साई मोड स्क्वायर को मैं क्या लिखूं, 1/L लिख दें, क्योंकि लीनियर डेंसिटी को अपन 1/L, सरफेस डेंसिटी को अपन 1/L स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का भाग लगेगा, और वॉल्यूम डेंसिटी का मतलब दोस्तों क्या है, 1/L³ का भाग लगेगा। तो साई मोड स्क्वायर को अपन बात करें तो 1D में साई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, साई बराबर क्या हो जाएगा, 1/L, यानी 1/L√L, यानी L की घात कितना हो जाएगा, -1/2, यानी ये बात किस में है, 1D में। यानी एक विमीय आकाश में या 1 डायमेंशनल स्थिति में जो अपना आयाम है, उसकी विमा क्या होगी दोस्तों, L की घात -2। क्या होगी, L की घात -2। जब अपन सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस डेंसिटी, तब यानी द्विविमीय क्षेत्र की अपन बात करें, तो साई मोड स्क्वायर बराबर द्विविमीय क्षेत्र का मतलब किसका भाग लगेगा भाई, L स्क्वायर का, 1/L स्क्वायर। इस टाइम में साई मोड इक्वल्स टू दोस्तों क्या हो गया, 1/L स्क्वायर का अंडर द रूट, और ये क्या हो गया, 1/L, यानी L की घात कितनी होगी, -1। ये जो इसकी इकाई आई है, यूनिट आई है, वो कौन से स्पेस में आई है दोस्तों, 2 डायमेंशन में आई है।
और जब तीसरी बात अपन करें कि 3D में, किसमें भाई 3D में, तो वहाँ क्या है वॉल्यूम डेंसिटी है, और वॉल्यूम डेंसिटी है तो साई मॉड स्क्वायर बराबर 1/L3, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई अपन कह सकते हैं। और यहाँ से साई मॉड इक्वल्स टू दोस्तों कितना हो जाएगा 1/L3 रूट L, और यहाँ से L की घात -3/2। ये किस में हो गई 3D में हो गई। तो अपन को ये बात याद रखनी है कि जो तरंग फलन है, वेव फंक्शन है, जो क्वांटम मैकेनिक्स में किसी कण के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता है, उसका जो इकाई है, उसकी जो यूनिट है, उसका जो मात्रक है, उसकी जो विमा है, अपन किस से हिसाब से निकालें, इस हिसाब से निकाल सकते हैं कि इसको अपन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलेंगे। तो डेंसिटी का मतलब है समथिंग अपॉन वॉल्यूम, लीनियर डेंसिटी है तो समथिंग अपॉन लेंथ, सरफेस डेंसिटी है तो समथिंग अपॉन सरफेस एरिया या एरिया, और वॉल्यूम डेंसिटी है तो दोस्तों समथिंग अपॉन L3। कुछ भी हो सकता है, किसी भी भौतिक राशि की ये डेंसिटी हो सकती है। तो अपन ने लीनियर डेंसिटी निकाला तो समथिंग अपॉन L, रूट लिया भाई, ये स्क्वायर के साथ में रूट लिया तो ये L की घात कितनी होगी -1/2। तो ये क्या है तरंग फलन की एकविमीय तरंग फलन की क्या है ये इकाई होगी L की घात -1/2। L के मीटर, यदि आप लेंथ है, लेंथ मीटर में अपन मेजर करते हैं। यहाँ 2D क्षेत्र में क्या हो गई L की घात -1, और 3D में क्या हो गई दोस्तों L की घात -3/2। ये क्वेश्चन अभी तक RPSC के लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत आसान है, इसको अपन को याद रखना है, ये प्रश्न अपने पूछा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों अपन ने जो तरंग फलन लिए थे, उसमें तरंग फलनों में अपन ने बहुत सारी प्रॉपर्टियां पढ़ी थी कि तरंग फलन में ये होना चाहिए, इकाई होना चाहिए, सतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि अपन को कोई तरंग फलन दिए हुए हैं और अपन को ये पता लगाना है कि ये तरंग फलन मान्य है या नहीं मान्य, एक्सेप्टेबल है या वेल डिफाइंड तरंग फलन होगा या नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वेव फंक्शन की यूनिट कैसे निकालते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं इसको मैं, हाँ तो दोस्तों अब क्वेश्चन है अपना एक, उसी क्वेश्चन से आप समझ जाओगे कि भाई क्या है। क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग वेव फंक्शन, अमंग द फॉलोइंग wave function, among the following wave function which represent the physically acceptable वेव फंक्शन। जो अपन ने वेव फंक्शन के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ी थी वेव फंक्शन के, कि भाई वेव फंक्शन में क्या क्या एसेंशियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसके कारण उसको क्वांटम मैकेनिक्स में अपन क्या कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें। तो इसमें एक क्वेश्चन है, सबसे पहला जो वेव फंक्शन है दोस्तों वो क्या है 3 sin πx, सेकेंड नंबर दूसरा है 4 - √x, तीसरा है दोस्तों +- 5 √x, और चौथा है दोस्तों e⁻⁻⁻x। अपन को जो अपन ने वेव फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए अपन को एक एक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, और ऐसे जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों वो सारे आप लोग सोल्व कर लोगे। जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे वो सारे आप लोग क्या कर लोगे दोस्तों, सोल्व कर लोगे कि भाई क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अपन करते हैं लेटेस्ट चेक करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो ये सबसे चेक करने में आसान है। तो सबसे पहले तीसरे फंक्शन को अपन चेक कर रहे हैं दोस्तों कि f इक्वल्स टू अपन को दे दिया +- 5 √x। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे कि साई का मान क्या होना चाहिए भाई, फाइनाइट होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं, इट इज नॉट फाइनाइट फॉर, किसके लिए भाई, x बराबर अनंत के लिए फाइनाइट नहीं है। x बराबर जैसे ही अनंत रखेंगे तो दोस्तों f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। इसका मतलब क्या नहीं है, ये फाइनाइट फंक्शन नहीं है। अपन x की कोई भी एक वैल्यू रखें तो ये प्लस माइनस यानी 2 वैल्यू देगा। तो अपन ये लिख सकते हैं फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ x f गिव्स 2 वैल्यूज। कितनी वैल्यू दे रहा है अपन को कि एक x की एक वैल्यू के लिए जो अपना फलन है वो 2 वैल्यू देगा, एक तो प्लस में देगा
दूसरा माइनस में देगा, जबकि ये इसमें क्या होना चाहिए, फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए था। ये बात भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, फंक्शन एक मान ही होने चाहिए, यानी यहाँ पर 2 मान है, इस बात को भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। और तीसरी बात अपन क्या देखें, कंटिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूअस कंडीशन क्या है इसकी दोस्तों, कि जैसे ही अपन एट x बराबर 0 रखेंगे तो फलन क्या है, f डिफाइन हो जाएगा, यानी फंक्शन क्या है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस है, यानी डिफाइंड है। अपन इसके ग्राफ यदि प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ अपन ऐसे प्लॉट कर सकते हैं इसका, कि ये x बराबर 0 पर फलन डिफाइन है, तो अपन कहेंगे सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। ये क्या हो गया, x बराबर 0 पर इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, तो फलन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब अपन बात करें स्क्वायर इंटीग्रेबल। स्क्वायर इंटीग्रेबल की कंडीशन को ये फॉलो करता है या नहीं करता है, तो डेफिनेशन अपनी क्या है, -∞ टू +∞, और प्लस माइनस 5x √5x और इंटू दोस्तों क्या होगा dx। तो जैसे अपन बात करेंगे x की वैल्यू, जहाँ पे भी अपन इसका समाकलन करके x की वैल्यू रखेंगे -∞ टू +∞, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या देगा, ये दोनों कंडीशनों में अनंत देगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉट सेटिस्फाइड। क्या होगी, नॉट सेटिस्फाइड होगा। और नॉट सेटिस्फाइड है तो अपन ये कह सकते हैं कि +-5 √5x नॉट एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। यानी अपन ने जो वेव फंक्शन में जो प्रॉपर्टियां मानी थी उनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी इस फंक्शन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, इसका मतलब दोस्तों क्या है, ये नॉट एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, यानी ये अपने लिए सूटेबल वेव फंक्शन नहीं है। दूसरी वेव फंक्शन की बात करें, चौथे नंबर की, फलन अपन को दे रखा है e⁻ λx। तो सबसे पहले अपन वही कंटिन्यूटी, इफ फंक्शन इज फाइनाइट। हाँ, एक मैं इंपॉर्टेंट बात लिखवा देता हूं आपको कि फंक्शन इज फाइनाइट देन स्क्वायर इंटीग्रल मस्ट बी चेक्ड। यदि फंक्शन यहां फाइनाइट आ रहा है, वहां तो ये तो यहां ही इनफाइनाइट आ गया। यदि यही मान लो फंक्शन फाइनाइट आ जाए, ये तो यही गड़बड़ हो गया, तो यहां से भी अपन आंसर निकाल सकते थे, लेकिन मैंने आपको 5 कंडीशन निकाल के बता दी। लेकिन कई फंक्शन ऐसे हैं कि यहां फाइनाइट आते हैं, तो अपन इफ, यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, इफ फंक्शन इज फाइनाइट, देन वी चेक स्क्वायर इंटीग्रेबल मस्ट बी चेक। स्क्वायर इंटीग्रेबल कंडीशन मस्ट बी चेक्ड, उसको चेक करना जरूरी है। और यदि ये यहीं इनफाइनाइट आ गया तो फंक्शन को अपन यहीं से ही क्या कर देंगे दोस्तों, रिमूव कर देंगे। तो अपन यहां ये बात लिख सकते हैं क्या, कि इफ फंक्शन इज फाइनाइट देन वी मस्ट check the condition of square इंटीग्रेबल। स्क्वायर इंटीग्रेबल की कंडीशन अपन को दोस्तों क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी ही पड़ेगी। यदि फंक्शन है वो फाइनाइट है तो अपन को स्क्वायर इंटीग्रेबल की कंडीशन को चेक करना बहुत आवश्यक है। अब सबसे पहले अपन बात करें, इफ x की वैल्यू दोस्तों अपन क्या लिखें, x की वैल्यू अपन लिखें x फॉर +∞। बात अपन कर रहे हैं e⁻ λx की बात कर रहे हैं। x की वैल्यू अपन ने +∞ रखी, तो दोस्तों f इक्वल्स टू क्या होगा, e⁻ λ इंटू प्लस का इन्फिनिटी, यानी e⁻ -∞, और e⁻∞ का मान क्या होगा दोस्तों, 0। अब 0 कैसे होगा, 1/e⁻ अनंत इक्वल्स टू, किसी भी लेटर की यदि घात अनंत है तो उसका मतलब क्या होता है, अनंत, और ये क्या हो गया दोस्तों, 0। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, कन्वर्ज कर गया। क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, कि फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इन ऑल स्टेट इट इज, इन ऑल स्टेट या इन ऑल स्पेस इट इज फाइनाइट फॉर पॉजिटिव साइड।
क्या है दोस्तों, ये फाइनाइट है, कहने का मतलब ये कन्वर्ज कर गया। तो अपन कह सकते हैं कि भाई 0 टू इन्फिनिटी, अपन ने क्या रखा, 0 टू इन्फिनिटी की बात अपन रख रहे हैं। तो 0 टू इन्फिनिटी इन ऑल स्पेस इट इज फाइनाइट इन पॉजिटिव साइड। अब अपन बात करते हैं x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी रखते हैं दोस्तों। तो x इक्वल्स टू जैसे ही माइनस इन्फिनिटी रखा तो e टू दी पावर माइनस लेमडा एक्स बराबर e टू दी पावर माइनस लेमडा इंटू माइनस इन्फिनिटी, यानी e टू दी पावर लेमडा क्या गया दोस्तों, प्लस इन्फिनिटी। और प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ये एकदम अनंत हो गया। तो अपन कह सकते हैं फॉर नेगेटिव साइड, फॉर नेगेटिव साइड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्या होगा, ये नेगेटिव साइड की तरफ दोस्तों क्या नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। और यदि अपन इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ अपन को कैसे बनता है, इस हिसाब से ये ग्राफ आता है। तो नेगेटिव साइड में एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों, e टू दी पावर माइनस लेमडा एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेप्टेबल नहीं है। अब अपन इसको और आगे चेक करेंगे। मैं इसको, ये दो कंडीशन, पहली कंडीशन तो क्या होगी कि ये फाइनाइट है, ये फलन फाइनाइट है। देखो 0 x बराबर प्लस इन्फिनिटी पर ये फाइनाइट है, लेकिन यदि फाइनाइट अपन है तो दोस्तों अपन को स्क्वायर इंटीग्रेबल की कंडीशन को चेक करना है। इस पे नहीं छोड़ना, ये फाइनाइट आ गया तो अपन कह देंगे ये एक्सेप्टेबल फंक्शन है। फाइनाइट कंडीशन को अपन को चेक करना है। तो ये अपन ने माइनस इन्फिनिटी पे ये हुआ इनफाइनाइट हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी पे ये नेगेटिव वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो अपन ने इसको रिमूव कर दिया। लेकिन इस क्षेत्र के लिए अपन को स्क्वायर इंटीग्रेबल की कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। तो अपन इसको चेक करते हैं दोस्तों। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है अपने पास में, सिंगल वैल्यू की बात अपन कर रहे हैं। इफ वी चेक फर्दर, इफ वी चेक फर्दर, कि फर्दर अपन चेक कर रहे हैं सिंगल वैल्यू के लिए, सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स, सिंगल एक्स की सिंगल वैल्यू के लिए e टू दी पावर माइनस लेमडा एक्स गिव्स सिंगल वैल्यू। यानी ये कंडीशन भी ये क्या है कि फलन एक मानी है, तो फलन ये एक मान की कंडीशन को क्या कर रहा है दोस्तों, सेटिस्फाइड कर रहा है। नेक्स्ट स्क्वायर इंटीग्रेबल की कंडीशन देखिए दोस्तों। स्क्वायर इंटीग्रेबल साई स्टार साई इंटू डी एक्स बराबर क्या है दोस्तों, 1 है। डीटो मान लो, डीटो इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, 1 है। तो इसको अपन क्या करें, स्क्वायर इंटीग्रेबल कंडीशन को अपन देखें तो implies that माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। भाई साई स्टार साई है, फलन है वो, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है, तो ये इसका इतना ही होगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर माइनस लेमडा एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस लेमडा एक्स। एक ही डायमेंशन के लिए एक्स के लिए है, तो अपन ने इसको ऐसे कर दिया। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस 2 लेमडा एक्स इंटू डी एक्स। इसकी अपन बात करें तो दोस्तों इसकी सीमाओं को अपन तोड़ें तो देखो माइनस इन्फिनिटी से अपन 0 कर दें, ई टू दी पावर माइनस 2 लेमडा एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस का निशान कर दें दोस्तों 0 टू प्लस इन्फिनिटी कर दें, तो ई टू दी पावर माइनस 2 लेमडा एक्स इंटू डी एक्स। अपन ने अभी भी इसको एक्सप्लेन किया है कि भाई एक्स माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी कर रहे हैं तो ब्लोज अप हो रहे हैं, यानी अनंत प्लस इन्फिनिटी रखा तो कन्वर्ज किया इसके जस्ट पीछे वाली कंडीशन में, यानी 0 आया। 0 आएगा मतलब कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन जैसे ही वैल्यू अपन माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं दोस्तों तो ये क्या आ रहा है, अनंत आ रहा है। तो यहाँ ये जो टर्म है इसका मान तो आएगा अनंत, और इसका क्या आएगा दोस्तों, फाइनाइट वैल्यू आएगी। लेकिन अनंत में यदि अपन फाइनाइट जोड़ेंगे तो अनंत में चाहे फाइनाइट जोड़ो चाहे इनफाइनाइट जोड़ो, अनंत हमेशा क्या होगा दोस्तों, अनडिफाइन होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है। इट मीन्स फंक्शन क्या हो गया दोस्तों, ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स नॉट वेल डिफाइंड फंक्शन, और अपन कह सकते हैं नॉट एक्सेप्टेबल। क्या कह सकते हैं कि नॉट एक्सेप्टेबल फंक्शन है, यानी ये भी एक्सेप्टेबल फंक्शन नहीं है दोस्तों। स्क्वायर इंटीग्रेबल नॉट फाइनाइट, नॉट स्क्वायर इंटीग्रेबल है। अब अपने पास में दो फंक्शन और बचे हैं, एक तो 3 sin पाई एक्स और एक 4 माइनस रूट एक्स। तो इसको अपन और चेक करते हैं, रूट एक्स को चेक करते हैं दोस्तों पहले।
दूसरे नंबर को अपन चेक करते हैं कि भाई क्या क्या खास बात है। तो फलन सेकेंड नंबर f बराबर अपने पास में दोस्तों क्या दे दिया 4 माइनस मोड x। मोड x की डेफिनेशन अपन लोग जानते हैं नहीं जानते हैं तो मैं मोड x को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मोड x का मतलब दोस्तों क्या होता है x वैल्यू x देगा कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब चाहे कैसे ही रीजन में अपन जाएं हमेशा ये x की वैल्यू धनात्मक ही देगा। तो मोड x बराबर x जब x इज ग्रेटर देन 0 और माइनस x जब x इज लेस देन 0। माइनस x क्यों आया दोस्तों, x इज लेस देन 0 का मतलब है सारी की सारी वैल्यू माइनस में आएंगी और जैसे ही माइनस इसमें पहले से लगा हुआ और माइनस की वैल्यू यहाँ पर रखेंगी तो ये उस टाइम में भी अपन को कैसी वैल्यू देगा, प्लस की वैल्यू ही देगा। दूसरी बात, जैसे इसका अपन अवकलन करते हैं मोड x का x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 कब, जब x इज ग्रेटर देन 1 और -1 जब x इज लेस देन 1। कहने का मतलब है इसका ये जो फलन है ये कॉन्टिन्यूअस है लेकिन अपन को एक फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी देता है। जैसे मोड x का मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसे दोस्तों, मोड x का मतलब क्या है प्लस x, तो y बराबर प्लस x का ग्राफ कैसे है दोस्तों, ऐसे होता है y बराबर प्लस x का ग्राफ, सिंपल एक सीधी रेखा। x इज ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है तो ये वाली लाइन नहीं आएगी क्योंकि ये माइनस में बात कर रहा है अपन, x इज ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं तो उसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। और y इक्वल्स टू माइनस x का ग्राफ दोस्तों कैसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन ये बात किसकी कर रहा है, x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 का पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट, तो मोड x का दोस्तों ग्राफ कौन सा हो गया, ये ग्राफ हो गया। कौन सा ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया। यानी ये यहाँ पे क्या आया मोड x में, इस बिंदु को अपन क्या कहते हैं किंक, इस बिंदु को अपन क्या कहते हैं किंक। और किंक का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जहां पर ग्राफ कॉन्टिन्यूअस तो हो लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो, दैट पॉइंट इज नोन एज किंक पॉइंट। किंक पॉइंट का मतलब है जहां पर एक से अधिक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं किंक पॉइंट कहते हैं। और जैसे ही dx इसका अपन ग्राफ खींचेंगे दोस्तों इसका, तो एक फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी +1 और एक क्या हो जाएगी दोस्तों -1। तो ये फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इसमें कितनी आ जाएगी 2। यानी यहाँ ये फलन है, यदि इसका मैं एक बार और इस डिफ्रेंसिएशन करना चाहूँ d2x/dx² दोस्तों, तो ये 0 नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये दोस्तों किसके बराबर होगा, इसमें फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है तो 2 क्रोनेकर डेल्टा इसकी वैल्यू के बराबर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोड x का डबल डिफरेंशिएशन कभी भी 0 नहीं होता, कितना होता है 2 × डेल्टा x। अब 2 कहाँ से आया, तो देखो +1 डिसकंटिन्यूटी तो ये और -1 ये, जैसे ही अपन इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। अब अपना जो टारगेट था, अपना जो फलन है वो क्या है दोस्तों ये मैंने एक्स्ट्रा से अलग बात बता दी आपको। अपना जो ये फलन है वो है 4 मोड x, क्या है दोस्तों 4 × मोड x है। अब अपन बात कर रहे हैं इसकी, सबसे पहले अपन बात क्या करें कि पहली बात x बराबर अनंत अपन रखेंगे, x बराबर दोस्तों क्या रखेंगे, x बराबर अनंत, तो f बराबर क्या होगा दोस्तों अनंत होगा। क्योंकि अनंत में से चाहे अनंत रख दिया तो अनंत है, अनंत में से कितने भी चीज को घटाओ जोड़ो सब कुछ क्या है अनंत है, तो अपन क्या कहेंगे f बराबर अनंत। दूसरी बात क्या है 4x टेंस टू 0 कि x की वैल्यू 0 हो, सिंगल वैल्यू रखें अपन, क्या रखी दोस्तों सिंगल वैल्यू, क्या सिंगल वैल्यू रखी, तो f इज क्या है, f इज क्या है दोस्तों फाइनाइट वैल्यू देगा। कितनी देगा वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू देगा। तीसरी बात क्या है एट x बराबर 0 f इज फाइनाइट, ये बात अपन ने कर ली, x बराबर 0 पर f फाइनाइट है और x बराबर 0 पर f की वैल्यू अपन देखें तो दोस्तों कितनी है 4 है। तो इसका यदि अपन ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ इसका कैसे आ जाएगा, इस हिसाब से इसका ग्राफ आ जाएगा, ये चौथा पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि x बराबर 0 की बात करें तो फलन की वैल्यू कितनी है 4 है, उसके बाद में फलन इस हिसाब से कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट बात अपन करें df/dx, df/dx की बात करें तो एक पे तो क्या हो गया -1 और 4 पॉजिटिव साइड, एक तो पॉजिटिव साइड हो गया और यहां पर f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 - x। क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 की अपन बात करेंगे तो मोड x की डेफिनेशन क्या है, x जब x इज ग्रेटर देन 0 और -x जब x इज लेस देन 0। तो ये क्या हो गया f बराबर 4 - x, तो यहाँ से df/dx बराबर कितना हो गया दोस्तों -1 आ गया और -1 आ गया तो अपन कहेंगे कि भाई 4 पॉजिटिव साइड है और df/dx बराबर क्या हो गया दोस्तों +1। ये किधर हो गया 4 नेगेटिव साइड,
फॉर नेगेटिव साइड, और यहाँ पर फलन क्या हो गया, f बराबर 4 माइनस और माइनस x, क्योंकि ये डेफिनेशन माइनस x है तो यहाँ पर दोस्तों फलन की वैल्यू क्या हो गई 4 प्लस x, यानी df अपॉन dx बराबर दोस्तों कितना आ गया, +1 आ गया। तो अपन क्या कह सकते हैं, एट x बराबर 0 फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड, बट its derivative has infinity number of values, सो अपन कहेंगे df अपॉन dz या df अपॉन dx इज डिसकॉन्टिन्यूअस। अभी मैंने बताई थी कि भाई दो की डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाती है, एक तो +1, जैसे +1 का तो ये इधर आ गया, -1 का ये इधर आ गया, ये मूल बिंदु आ गया, तो दोस्तों ये तो +1 हो गया, ये -1 हो गया, तो यहाँ से फ्लक्स फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है यहाँ तक। लेकिन x बराबर जैसे ही 0 की अपन बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक फलन क्या है, वो डिसकंटिन्यूट हो गया और उसके बाद में कंटिन्यूस है। तो यहाँ क्या है, +2 की डिसकंटिन्यूटी है। क्या है दोस्तों, 2 की डिसकंटिन्यूटी। तो फ्लक्स क्या है, फलन जो अपना है वो डिसकंटिन्यूस है और डिसकंटिन्यूस फलन है, तो अपन क्या कहेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल। क्या कहेंगे दोस्तों कि ये फंक्शन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो फंक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने लिया था कि फंक्शन एक मानी होना चाहिए, फंक्शन सतत होना चाहिए, df अपॉन dx, dψ अपॉन dx, dψ अपॉन dy, dψ अपॉन dz क्या होने चाहिए दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, फलन स्क्वायर इंटीग्रेबल भी होना चाहिए, तो वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अब अपना जो पहला जो फंक्शन है, इसकी ये फंक्शन भी क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल फंक्शन है। तो अब अपन पहले फंक्शन की चेक करेंगे कि भाई पहला फंक्शन क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है। दोस्तों आपने जब अपन त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं तो आपने ये देखा होगा कि साइन और कोस, जनरल बात बता रहा हूं कि साइन थीटा और कोस थीटा का जैसे अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ हमेशा कंटिन्यूटी इस हिसाब से ही चलते रहते हैं, यानी ये ग्राफ सतत है। बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, चाहे टेन हो, चाहे कोट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, उनमें सब में अनंत की टर्म आती है। टेबल को उठा के आप देखोगे तो जो भी फलन है, किनको, साइन और कोस को छोड़ के जितने भी फलन होते हैं जिनमें अनंत की टर्म आती है दोस्तों, वो वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं होंगे, क्योंकि वहां अनंत आएगा और अनंत आते ही मतलब वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी वहां पर हो जाएगी। यानी वे फंक्शन में टेन की, कोट की, सेक की और कोसेक की टर्म नहीं आनी चाहिए। अब अपन बात कर रहे हैं अपना पहला, यानी साई बराबर दोस्तों अपन ने क्या रख दिया, साई बराबर अपन ने रखा 3 sin πx। क्या रखा दोस्तों, 3 sin πx। तो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले फॉर x इक्वल्स टू +∞ और -∞। x की वैल्यू चाहे +∞ हो चाहे -∞ हो, साइन थीटा अपन को पता है कि मिनिमम में तो साइन थीटा -1 वैल्यू देता है, यानी साइन थीटा बाउंडेड फंक्शन है -1 और +1 के बीच में। साइन थीटा या तो अपन को देगा माइनस वैल्यू या क्या देगा, +1 वैल्यू। तो अपन क्या कहेंगे, साई दोस्तों क्या है, फाइनाइट है। क्या है, साई फाइनाइट है। दूसरी अपन बात करें, नेक्स्ट अपन बात करें फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ थीटा, कि थीटा के सिंगल वैल्यू के लिए साई विल बी सिंगल वैल्यूड। साई का मान भी दोस्तों क्या है, सिंगल वैल्यू है, कि थीटा की साई की एक फाइनाइट वैल्यू फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ थीटा। यदि थीटा की यहाँ ये थीटा ही है, साइन थीटा, थीटा की एक सिंगल वैल्यू के लिए साई का मान भी दोस्तों क्या होगा, एक अकेला वैल्यू ही होगा। दूसरी बात, फलन अभी मैंने बताया कि साइन थीटा चाहे कॉस थीटा दोनों फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो अपन कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस की अपन बात करें तो दोस्तों देखो, इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। दूसरी बात है डी साई अपॉन डी एक्स निकालें दोस्तों, डी साई अपॉन डी एक्स निकालें तो कितना आ गया, 3 पाई कोस पाई एक्स। भाई इसका अवकलन कर दें तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, और पाई इसके साथ में मल्टीप्लाई तो 3 पाई कोस पाई एक्स। और इसकी भी अपन बात करें दोस्तों तो एट एक्स बराबर ±∞ कोस थीटा की वैल्यू भी या तो +1 होगी या -1 होगी। यानी
इसमें सारे गुण अभी तक क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं। खुद फाइनाइट है, सिंगल वैल्यूड है, कॉन्टिन्यूस है दोस्तों, और इसके जो डेरिवेटिव है डी साई अपॉन डी एक्स अपन की देखें तो ये फाइनाइट भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, और स्क्वायर इंटीग्रेबल अभी अपन चेक करेंगे। फाइनाइट है, कॉन्टिन्यूस है, और इसके इंटीग्रेशन को अपन दोस्तों चेक करेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि डी साई अपॉन डी जेड है वो फाइनाइट है, सिंगल वैल्यूड है, यानी यहां तक अपन ने क्या कहा कि डी साई अपॉन डी एक्स फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड एंड दोस्तों क्या है, कॉन्टिन्यूस है। यहां तक जो अपने पास में वेल डिफाइंड फंक्शन की जो प्रॉपर्टियां होनी चाहिए दोस्तों, वो सारी प्रॉपर्टियां सेटिस्फाइड हो रही हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर इंटीग्रेबल की, ध्यान से देखें दोस्तों। स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई इंटू डी एक्स बराबर कितना है दोस्तों, 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। तो अपन वैल्यू पुट करें, इंप्लाइज दैट क्या है भाई, अपना फलन ये है, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या हो गया ये, तो 3 साइन पाई एक्स इंटू 3 साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स। भाई इसका स्टार लेंगे तो ये रियल है, तो ये सेम टू सेम आ जाएगा दोस्तों। क्या हो गया, 9 तो आ गया बाहर, 3 3 9, और ये क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और साइन स्क्वायर पाई एक्स और इंटू डी एक्स। इसका समाकलन अपन को करना है, तो साइन स्क्वायर पाई एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता, तो अपने पास में एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि साइन कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अपन दोस्तों निकालें तो क्या हो गया 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से अपन बात करें तो 9 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया दोस्तों 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स अपॉन 2 और इंटू डी एक्स। यहाँ थीटा की जगह पाई एक्स है तो 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स हो गया। इसको दोस्तों अपन क्या कर लें, 9 आ गया माइनस इन्फिनिटी अलग अलग कर लें तो क्या हो गया 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स हो गया, और माइनस का निशान माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और क्या हो गया दोस्तों 2 पाई एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स हो गया। अब इसको ज़्यादा आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो इसका अपन समाकलन करेंगे तो dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे दोस्तों तो इस टर्म की वैल्यू आएगी अनंत, और इसमें चाहे फाइनाइट आए, इसकी वैल्यू चाहे फाइनाइट आए चाहे इनफाइनाइट आए, अनंत में से कोई संख्या घटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, अनंत ही आएगी। इसकी वैल्यू क्या आ गई, अनंत ही आएगी। लेकिन ये स्क्वायर इंटीग्रेबल की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो अकॉर्डिंग टू स्क्वायर इंटीग्रेबल कंडीशन अपन क्या कहेंगे, नॉट एक्सेप्टेड। क्या कहेंगे दोस्तों, नॉट एक्सेप्टेड। और नॉट सेटिस्फाइड है कंडीशन, नॉट सेटिस्फाइड तो नॉट एक्सेप्टेबल है। लेकिन इन चारों की जब अपन बात करें, इसकी बात करें, थर्ड की बात करें, फोर्थ की बात करें, तो इसमें केवल और केवल एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है दोस्तों। कौन से में, पहले में। तो इन 1 2 3 से, इन तीनों से अप्रोप्रिएट आंसर अपना कौन सा होगा। यानी ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है, बाकी सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये किसी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। तो इन तीनों के कंपैरेटिवली मोर अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो दोस्तों ये है। तो अपन ये कहेंगे मोर अप्रोप्रिएट आंसर है। वैसे तो कोई सा ही सही नहीं है, अकॉर्डिंग टू जो अपन ने कंडीशन मानी थी कल अपनी क्लास में, उसके अकॉर्डिंग कोई सा भी फंक्शन इसमें से क्या नहीं है, वेल डिफाइंड एक्सेप्टेबल फंक्शन नहीं है। लेकिन 1 2 3 ये जो फंक्शन अपन को दे रखे हैं, इनके कंपैरेटिवली अपन बात करें तो 3 साइन पाई एक्स है वो क्या है दोस्तों, मोर अप्रोप्रिएट है। तो इसका आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, 3 साइन पाई एक्स। और लेकिन स्क्वायर इंटीग्रेबल की कंडीशन के, मान लो यहां पर आ जाए स्क्वायर इंटीग्रेबल की कंडीशन आ जाए और इसमें से पांचों ऑप्शन आ जाए कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों इतनी माथापच्ची करने के बाद में अपन को पता चलेगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपन जब किसी फलन को भाई अपन प्रैक्टिस कर लें तो अपन को देखते ही पता चल जाएगा फंक्शन है वो अकॉर्डिंग टू जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो कंडीशन अपन ने ला रखी है वे फंक्शन के लिए उनको सेटिस्फाइड करता है या दोस्तों नहीं करता है। तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इन तीनों के कंपैरिजन में ये क्या है दोस्तों, एक्सेप्टेबल है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 3 साइन पाई एक्स। ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और आपको
बता रहा हूं जो आप लोगों को करना है, और नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। समझ में आ गई होगी बातें। अब देखो नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो आप सभी लोगों को लगाना है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऐसा ही सेम टू सेम है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन, which of the following wave function represent REP, represent acceptable wave function of the particle in the range माइनस इन्फिनिटी से x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। कि अपन को ये चेक करने हैं, क्वेश्चन अपन के पास में है। एक क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया आप लोगों को कि किस हिसाब से अपन को चेक करना है। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन एक और दे रहा हूं दोस्तों मैं। इसमें एफ जो फंक्शन है ये आपको प्रैक्टिस करनी है। 5x बराबर क्या है दोस्तों, 10x, a 10x, a कोई नियतांक है a 10x, और यहाँ पर a की वैल्यू दोस्तों क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यदि आप मेरी कही हुई बात को ध्यान में रखोगे तो ये फंक्शन एक्सेप्टेबल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 10 का अपन ग्राफ प्लॉट करें दोस्तों तो 10 का ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूटी डिनोट करता है, क्योंकि 10 के ग्राफ में माइनस अनंत की टर्म आती है, ध्यान रखना। b 5x इक्वल्स टू दोस्तों क्या है, b cos x, क्या है दोस्तों b cos x, और b की वैल्यू भी यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी b को ग्रेटर देन या b को अगले ने कहा है रियल है। c जो ऑप्शन है वो दोस्तों क्या है, 5x इक्वल्स टू क्या है, c एक्सपोनेंशियल माइनस d अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन, और यहाँ पर c इज ग्रेटर देन 0 है और d इज ग्रेटर देन 0 है। c की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है दोस्तों, d लेस देन 0। और चौथा जो फंक्शन है वो है 5x इक्वल्स टू ई एक्स ई टू द पावर माइनस एफ एक्स स्क्वायर, ई एक्स ई टू द पावर माइनस एफ स्क्वायर, और यहाँ पर ई एफ दोनों क्या हैं दोस्तों, ग्रेटर देन 0 है। इनको आपको ये डायरेक्ट देखते ही आपको पता चल रहा है कि भाई ये नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको करके प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, डी होगा। इसको आपको पता लगाना है। आपको नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के देना है, मैं इस क्वेश्चन को आपको करवा दूंगा। तो अपने 4 फंक्शन मैंने आपको करवा दिए, 4 की प्रैक्टिस और कर लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना अपनी न के बराबर हो जाएगी दोस्तों, थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब दोस्तों अपन बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की। जो अपना क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन का जो पोर्शन था वो खत्म हो गया, उस पे 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए क्या क्या वेव फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं दोस्तों श्रोडिंगर इक्वेशन कि श्रोडिंगर ने किस हिसाब से इक्वेशन दी, क्या क्या नियतांक माने, वो सारी चर्चाएं अपन करेंगे। श्रोडिंगर साहब ने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी थी, कब रखी थी दोस्तों, 1926 में। कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का था। तो अपन बात कर रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या है दोस्तों, श्रोडिंगर इक्वेशन है। और कैसे दी, जैसे F इक्वल्स टू एम ए 1926 में दी। कब दी भाई, 1926 में। कहाँ के वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया किसी देश का नाम है, वहां के ये वैज्ञानिक थे। और श्रोडिंगर ने ये जो इक्वेशन जैसे F बराबर एम ए किसी कण की गति से संबंधित नियम है, संबंधित नियम। जैसे न्यूटन का सेकंड नियम है, आपको पता ही है कि संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य आरोपित बल के बराबर होती है, और वहां से अपन क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, F इक्वल्स टू एम ए। वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में वैसे ही क्या कर दिया, क्वांटम मैकेनिक्स में कण की गतिक अवस्था से संबंधित, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में कण की गतिक अवस्था से संबंधित तथा फलन साई
एक्स वाई जेड टी, फलन एक्स वाई जेड टी, और इसको अपन क्या लिख देते हैं, साई आर टी। आर टी से संबंधित को ज्ञात करने के लिए, श्रोडिंजर ने ये सिद्धांत ज्ञात करने के लिए श्रोडिंजर ने सिद्धांत रूप में, दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन आता है, सिद्धांत रूप में श्रोडिंजर समीकरण प्रस्तुत की। ये ऐसे ही है कि भाई श्रोडिंजर समीकरण प्रायोगिक है या सिद्धांतिक है दोस्तों। तो श्रोडिंजर जो समीकरण है वो क्या है, दोस्तों सिद्धांतिक इक्वेशन है। श्रोडिंजर समीकरण क्या है, सिद्धांतिक समीकरण है, प्रायोगिक समीकरण नहीं है। इस बात को आपको पता रखना है, याद रखना है, क्योंकि श्रोडिंजर जो समीकरण है उसके बारे में पूछा जाता है कि ये सिद्धांत है या प्रायोगिक है। जैसे एक बियो-सावर्त का नियम है कि बियो-सावर्त का नियम क्वेश्चन आता है उस पे कि बियो-सावर्त का नियम प्रायोगिक है सिद्धांतिक है, तो दोस्तों वहां प्रायोगिक है वो नियम। लेकिन श्रोडिंजर समीकरण है, जैसे F बराबर है, अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन किसी कण की गति से संबंधित चर का अध्ययन करते हैं तो उस बात को अपन कैसे कि जैसे श्रोडिंजर का समीकरण है उसी हिसाब से ये इसका ये समीकरण है, और ये जो समीकरण है वो सिद्धांतिक समीकरण है। इस बात का आपको याद रखना है। अब अपन बात करें कि भाई कैसे, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं श्रोडिंजर समीकरण की, तो मोस्ट 3 प्रकार से अपन बात करेंगे। एक तो बात करेंगे दोस्तों मोस्ट जनरल इक्वेशन, क्या बात करेंगे, मोस्ट जनरल इक्वेशन। सेकंड अपन श्रोडिंजर इक्वेशन है वो अपन की बात करेंगे टाइम डिपेंडेंट, क्या बात करेंगे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। और तीसरी अपन बात करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट, क्या बात करेंगे कि श्रोडिंजर इक्वेशन है वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर समीकरण की बात करेंगे कि एक तो जनरल इक्वेशन होगी श्रोडिंजर इक्वेशन की, एक दोस्तों क्या होगी टाइम डिपेंडेंट, और दूसरा पार्ट क्या होगा श्रोडिंजर इक्वेशन का टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन होगी। तो अब देखो अपन बात कर रहे हैं मोस्ट जनरल श्रोडिंजर इक्वेशन की। क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी करने के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपन बात करें मोस्ट जनरल श्रोडिंजर इक्वेशन दोस्तों क्या है, अपन बात कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं वीक, ऐसे अपन लिखें d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी इंटू साई बराबर 0। ये अपन को याद रखना है कि एक जनरल फॉर्मूला है किसका, श्रोडिंजर समीकरण का है, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी इंटू साई है। इसको अपन और अप्रोप्रिएट तरीके से लिखना चाहें तो अपन ऐसे लिखें दोस्तों, इंप्लाइज दैट माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई बराबर ई साई। अब दोस्तों इसमें अपन को ये पता नहीं है कि भाई ये टाइम इंडिपेंडेंट है या टाइम डिपेंडेंट है, तो मैंने लिखा है मोस्ट जनरल श्रोडिंजर इक्वेशन वी कैन ट्रीट इट एज टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसको अपन दोनों को मान के ऐसा चलना है कि ये टाइम डिपेंडेंट भी है और दोस्तों टाइम इंडिपेंडेंट भी है। फिलहाल अपन डायरेक्ट अपन ने लिखी है। अब इसमें श्रोडिंजर साहब ने क्या किया कि भाई ये जो नियतांक है वो कैसे होने चाहिए, इसकी पूरी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री पे मैं नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट श्रोडिंजर इक्वेशन आपको मैंने परोस दी है। अब देखो यहाँ से बात क्या है, इफ v, ये जो v दोस्तों अपन ने लिखा है ये पोटेंशियल है, इफ v इज इंडिपेंडेंट, इंपॉर्टेंट बात यही है कि इफ v इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, कि ये जो विभव है वो समय पर निर्भर नहीं करता, अर्थात दैट इज v इज द फंक्शन ऑफ r, कि v किसका फंक्शन है, r है, देन वी यूज श्रोडिंजर इक्वेशन, ऐसे अपन करेंगे h साई आर टी इक्वल्स टू ई साई, ये अपना अप्रोप्रिएट आंसर अपन लिखते हैं एस साई बराबर ई साई। ये कब लिख सकते हैं, इफ v इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, जब समय का मान जो विभव है उसका मान समय पर निर्भर नहीं कर रहा, तब अपन इसको क्या लिख रहे हैं दोस्तों, एस साई इक्वल्स टू ई साई लिख रहे हैं। और इसको अपन लिखना चाहें तो क्या हो गया दोस्तों, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर
साई प्लस ये एच की वैल्यू अपन पुट कर दें तो क्या हो गया, डेल स्क्वायर हो गया प्लस वी आर, और यहां से इसको अपन ने क्या कर दिया, साई आर टी कर दिया, इक्वल्स टू ई साई, ई ऑपरेटर लिखे अपन, आईटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, तो इसको दोस्तों अपन ने क्या कर दिया, साई आर टी, यानी अपन ने एच लिख दिया। इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, हैमिल्टोनियन, और हैमिल्टोनियन ये अपन बात करें तो ये गतिज ऊर्जा है और ये स्थितिज ऊर्जा है, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी आर इंटू क्या हो गया, साई आर टी बराबर आईटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी और साई आर टी हो गया। इस पूरे साई आर टी को, ये जो साई आर टी है दोस्तों, इसको अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। साई आर टी इक्वल्स टू, अपन एक तो मान लें कि ये पोजीशन पे डिपेंडेंट है और एक अपन ने मान लिया कि ये टाइम पर निर्भर है। जो अपना जो फलन है साई है वो दो तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं कि एक फलन में एक भाग तो क्या है दोस्तों जो केवल स्थिति पर निर्भर है, तो उसको तो अपन कॉम्बिनेशन मान सकते हैं फाई आर, और एक जो समय पर निर्भर भाग है उसको अपन मान सकते हैं फाई एफ टी, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, साई आर टी बराबर इसको मैं ऐसे भी मान सकता हूँ साई आर और इंटू एफ टी। ये नहीं है कि फलन अपन ने चेंज कर दिया, आपको यहाँ से ये गलत नहीं समझना है कि साई आर टी को अपन ने दो फंक्शन से मिला हुआ माना है। एक पार्ट तो यह है जो ओनली डिपेंडेंट ऑन पोजिशन, और दूसरा जो फलन है दोस्तों वह केवल और केवल समय पर निर्भर भाग है, तो इसको अपन ने अलग अलग कर लिया। अब अपन को कंफ्यूज ये नहीं होना है कि सर ने फंक्शन ही चेंज कर दिया, फंक्शन चेंज नहीं किया है, फंक्शन आप इसको साई का साई भी रख सकते हो और फाई भी रख सकते हो, तो अपन फाई रख के मैं ये क्लियर कर चुका हूं कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपन बातें आगे करें कि अपन ने जो साई आर टी जो फलन था उसको दो तरीके से माना कि वह समय पर भी है और वह पोजीशन पे भी डिपेंडेंट है। अब दोस्तों देखो ये वैल्यू, यानी इसको अपन समीकरण 1 दें और इसको अपन समीकरण 2 दें, और अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि भाई समीकरण 2 का मान है वो अपन समीकरण 1 में रख दें, और साथ ही साथ ही अपन इसकी कैलकुलेशन भी कर लें। तो देखो कैसे रखें, जैसे इसमें रखेंगे तो यहाँ जैसे इसमें रखेंगे तो ये जो एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर है वो एक्स पे निर्भर है, क्योंकि डेल स्क्वायर अपन जानते हैं, एक डायरेक्शन की बात करें तो डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तीनों डायरेक्शन की तो डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तो ये केवल एक्स पर निर्भर है। तो इसके अलावा यहाँ पे एफ टी क्या हो गया दोस्तों, नियत, इसके लिए एफ टी नियत हो गया, तो अब क्या आ गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा फाई आर, क्योंकि ये इस पे है, और दोस्तों क्या आ जाएगा वी आर फाई आर, ठीक है, और बराबर इधर अपन क्या है आईटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी केवल समय पर निर्भर भाग, तो यहाँ पर फाई आर दोस्तों क्या आ जाएगा, फाई आर बाहर आ जाएगा, तो आईटा एच क्रॉस फाई आर, और अपन इसको क्या लिखेंगे डेल्टा एफ टी अपॉन डेल्टा टी। समझ में आ गई बात। इस फंक्शन को अपन ने यहाँ रखा, तो देखो यहाँ फाई आर एफ टी रखा। अब जो अपना ये ऑपरेटर जो डेल्टा है वो केवल अक्ष पर निर्भर कर रहा है, तो ये केवल अक्ष पे ही ऑपरेट होगा। एफ टी इसके लिए क्या है, नियतांक है, तो अवकलन से नियतांक बाहर आ गया, तो इसको मैंने एफ टी बराबर बाहर लिख लिया, और ऐसा कैसा फाई आर इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ डेल अपॉन डेल टी, साई आर टी की जगह अपन ने क्या रखा फाई आर इंटू एफ टी, तो फाई आर तो दोस्तों बाहर आ गया, और टी जो फंक्शन है उस पर ये क्या हो गया ऑपरेट हो गया, ये अपने पास में आ गई। अब पूरी समीकरण को किससे भाग दे रहे हैं दोस्तों, फाई आर एफ टी से भाग देने पर LHS में भाग देंगे और RHS में भाग देंगे, और अपने पास में क्या आएगा, इंप्लाइज दैट यहाँ भाग दिया तो यहाँ एफ टी से एफ टी कट गया, भाई यहाँ भाग देंगे फाई आर एफ टी का, तो एफ टी से एफ टी कट गया, यहाँ ये आ गया, और माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी आर, और यहाँ से फाई आर बाहर अपन ने कॉमन ले लिया, और यहाँ से ये कट गया, तो आईटा एच क्रॉस अपॉन क्या आ गया दोस्तों डेल्टा एफ टी अपॉन डेल्टा टी, और बट्टे क्या आ गया एफ टी, भाग दिया तो ये आ गया, ठीक है। अब इसकी अपन पूरे की बात करें इस इधर वाले की, तो ये तो क्या है दोस्तों LHS डिपेंड्स ओनली ऑन पोजीशन। देख लो इसमें टाइम की कहीं भी टर्म नहीं है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पूरा भाग पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, और ये पूरा का पूरा भाग किस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों, यानी RHS
डिपेंड्स RHS डिपेंड्स ऑन टाइम। ये किस पे निर्भर कर रहा है? टाइम पे। और ये किस पे निर्भर कर रहा है? पोजीशन पे निर्भर कर रहा है, यानी इसका इस फंक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। तो अपन ऐसे फंक्शन होते हैं तो उनको अपन किसी नियतांक के बराबर मान के कैलकुलेशन करते हैं। तो ये छोटा फंक्शन है तो इसको अपन माने, क्या माने? लेट आइटा एच क्रॉस बटे एफ टी या 1/ft, और दोस्तों इसको क्या मान लिया? डेल्टा एफ टी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एफ टी अपॉन डेल्टा टी बराबर अपन ने माना ई। ये अपन ने माना, इसको नियतांक मान लिया। इसको अपन सोल्व करें कि टी टी वाले तो एक तरफ ले आए, तो आइटा एच क्रॉस डेल्टा एफ टी अपॉन एफ टी, और इसको अपन ने क्या कर दिया? ई इंटू डी टी या डेल्टा टी कर दिया इसको। दोनों तरफ दोस्तों अपन ने क्या कर दिया? समाकलन। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ अपन ने क्या कर दिया? समाकलन कर दिया। तो समाकलन अपन करेंगे तो क्या हो गया? आगे चर्चा करते हैं अपन। दोनों तरफ अपन समाकलन कर रहे हैं दोस्तों, तो समाकलन मैं यहीं इसको समाकलन कर देता हूं। ये समाकलन कर दिया। समाकलन लिमिट का पता नहीं, अनिश्चित समाकलन है। कैसा है दोस्तों? अनिश्चित समाकलन है। तो इसको अपन सोल्व करें, इंप्लाइज दैट क्या हो गया? इंटीग्रेशन डेल्टा एफ टी अपॉन एफ टी बराबर क्या हो गया दोस्तों? इधर देखो आइटा एच क्रॉस का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आइटा एच क्रॉस। आइटा का ऊपर गुणा आइटा का नीचे गुणा करेंगे तो नीचे वाला आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है दोस्तों? -1। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में? माइनस आइटा अपॉन एच क्रॉस और ई इंटू डी टी। और ये अपन को अब इंटीग्रेशन पता ही है कि dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? log x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? ln ft बराबर माइनस आइटा अपॉन एच क्रॉस ई इंटू टी, और प्लस जो नियतांक है उसको दोस्तों अपन ने क्या मान लिया? log c। नियतांक को अपन केवल c लिख सकते हैं, log c लिख सकते हैं। अब इस c को अपन इधर लाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? ln ft माइनस ln c इक्वल्स टू माइनस आइटा अपॉन एच क्रॉस ई इंटू टी। log m माइनस log n क्या हो गया दोस्तों? ln ft बटे c बराबर माइनस आइटा एच क्रॉस इंटू क्या हो गया दोस्तों? ई टी। और एंटी लॉग लेने पर क्या ले लिया अपन ने? एंटी लॉग जैसे ही लेंगे तो एफ टी अपॉन सी बराबर क्या आ गया दोस्तों? ई टू दी पावर माइनस आइटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, और एफ टी बराबर क्या आ गया? सी ई टू दी पावर माइनस आइटा ई टी बटे एच क्रॉस, या अपन इसको लिख सकते हैं एफ टी बराबर सी एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। यहाँ से अपन एक सूत्र जानते हैं कि E इक्वल्स टू दोस्तों क्या होता है? एच क्रॉस ओमेगा। तो जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे तो एफ टी बराबर अपने पास में आ जाएगा सी एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा ओमेगा टी। क्या आ गया दोस्तों? इस हिसाब से अपने पास में ये फंक्शन आ गया। और ये किसको शो कर रहा है? डिस्क्रीट एनर्जी को। ये किसको शो कर रहा है? डिस्क्रीट एनर्जी। ये किसको शो कर रहा है दोस्तों? डिस्क्रीट एनर्जी को ये शो कर रहा है। अब नेक्स्ट अपन चर्चा करें तो अपना जो फलन था, पूरा का पूरा जो फलन था वो कैसे आ गया? साई आर टी। साई आर टी बराबर दोस्तों कितना आ गया? फाई आर तो था ही ऐसा कैसा, फाई आर एफ टी। और ये क्या हो गया? एफ टी की वैल्यू अपन पुट करें तो क्या आ गया दोस्तों? फाई आर इंटू सी और एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा ओमेगा टी। क्या आ गया? इस हिसाब से अपना फलन आ गया। इसमें इसका कुछ भाग तो क्या है? स्पेस पे डिपेंडेंट है, और कुछ भाग दोस्तों किस पे डिपेंडेंट है? टाइम डिपेंडेंट है। अब अपन बात करें, क्या बात करें? यहां से सिंपल बात करें, इफ फाई आर इक्वल्स टू क्या माने अपन? ई टू दी पावर आइटा के आर मान लें दोस्तों। क्या मान लें? ई टू दी पावर आइटा के आर। तो यहां से साई आर टी देखो, साई आर टी इक्वल्स टू सी ई टू दी पावर आइटा के आर और ई टू दी पावर माइनस आइटा ओमेगा टी। इसको जैसे अपन सोल्व करें तो सी इक्वल्स टू ई टू दी पावर आइटा और क्या हो गया दोस्तों? के आर माइनस ओमेगा टी। इसको अपन सोल्व करें तो इसको अपन क्या कहेंगे? प्लस पॉजिटिव आर डायरेक्शन में जाने वाली वेव है, जाने वाली तरंग। अब कोई कहेगी सर ये कैसे पता चला? तो यहां से देखो ये क्या है? इसकी फेज है कि ये कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है या पॉजिटिव आर डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ आर, यदि अपन एक डायरेक्शन की बात करें, यहाँ एक्स माने तो दोस्तों ई टू दी पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अपन को ये कैसे पता चले? तो देखिए
के आर माइनस ओमेगा टी वो क्या होती है, फेज, और फेज हमेशा दोस्तों क्या होती है, नियत। ये जो के आर माइनस ओमेगा टी इसको अपन कला बोलते हैं, और कला हमेशा किसी तरंग की क्या होती है, नियत। अवकलन करें तो देखो के डी आर अपॉन डी टी समय के सापेक्ष माइनस ओमेगा इक्वल्स टू 0, और यहाँ से बात करें तो के डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या हो गया, ओमेगा, और डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या हो गया दोस्तों, ओमेगा अपॉन के, और डी आर अपॉन डी टी का मतलब क्या है, वेग। तो देखिए वेग में प्लस का निशान आया तो अपन ये कहेंगे प्लस पॉजिटिव आर डायरेक्शन में जाने वाली तरंग को ये व्यक्त कर रहा है। ऐसे ही इफ फाई आर इक्वल्स टू क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस आईटा के आर, यदि अपन माने तो यहाँ से साई आर टी बराबर दोस्तों क्या होगा, सी ई टू द पावर माइनस आईटा के आर और ई टू द पावर माइनस आईटा ओमेगा टी, और जैसे अपन बात करें तो सी इक्वल्स टू ई माइनस आईटा कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, के आर प्लस ओमेगा टी। तो यहाँ देखो प्लस का निशान है, तो यहाँ जैसे ही प्लस का निशान आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो अपन ये कहेंगे नेगेटिव आर डायरेक्शन में जाने वाली तरंग को निरूपित करता है। कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव आर डायरेक्शन में जाने वाली तरंग को ये निरूपित करता है। ये एक अलग से मैंने आपको कंसेप्ट बता दी। अब दोस्तों अपनी जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी, तो श्रोडिंगर इक्वेशन का मोस्ट जनरल जो फॉर्म आ गया वो दोस्तों वो क्या आ गया, मोस्ट जनरल फॉर्म आ गया अपने पास में कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर यानी पोटेंशियल, ठीक है, और साई आर टी, और ये क्या आ गया, आईटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, और ये दोस्तों क्या आ गया अपने पास में, साई आर टी। ये मोस्ट जनरल फॉर्म है। इसमें अपन अपने फलन के वैल्यू पुट कर दें। अभी जो अपन ने निकाला है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर, और यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करें तो क्या आ गया, फाई आर सी ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, माइनस आईटा ई टी अपॉन एच क्रॉस हो गया, और इक्वल्स टू आईटा एच क्रॉस डेल और डेल टी, और वहाँ साई आर टी की वैल्यू अपन पुट कर दें तो वो क्या आएगी, फाई आर सी और एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है दोस्तों, वी हैव क्या, वी हैव साई आर टी बराबर अभी अपन ने निकाला है फाई आर सी, और क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस आईटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बात करें। हाँ, आगे अपन बात करें तो देखो क्या है कि इसकी अपन बात कर रहे हैं, तो आईटा एच क्रॉस डेल साई आर टी अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या हो गया, आईटा एच क्रॉस। अब इसका अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, अवकलन कर रहे हैं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, तो फाई आर तो नियत है, तो फाई आर तो ऐसा कैसा आ गया, सी नियतांक है, और इसका अवकलन अपन को पता ही है, उतना का उतना ही आ जाएगा। तो इसका अवकलन क्या आ गया, सी ई टू द पावर माइनस आईटा ई टी अपॉन एच क्रॉस इनटू टी के साथ में जो गुणनफल में है वो क्या आ जाएगा, माइनस आईटा ई अपॉन एच क्रॉस। एच क्रॉस से दोस्तों एच क्रॉस कट गया, आईटा स्क्वायर माइनस है, तो आईटा स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और अपने पास में क्या आ गया, ई आ गया, सी आ गया, फाई आर आ गया, और ई टू द पावर माइनस आईटा ई टी अपॉन क्या आ गया दोस्तों, एच क्रॉस आ गया। अब अपन ने ये निकाल लिया। अब ये मान अपन कहाँ रख रहे हैं दोस्तों, इसमें रख रहे हैं, तो क्या हो गया, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है भाई, डेल स्क्वायर प्लस वी आर, ये विभव हो गया, सी हो गया, फाई आर हो गया, एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा ई टी अपॉन क्या हो गया, एच क्रॉस हो गया, बराबर ई सी, ये वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं, फाई आर ई टू द पावर माइनस आईटा ई टी अपॉन क्या हो गया दोस्तों, एच क्रॉस हो गया। यहाँ से अपन देखें तो इस फंक्शन को अपन दोनों तरफ से काट सकते हैं, तो अपने पास में क्या आएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर, और क्या हो गया, साई आर टी, और इसको अपन क्या कर सकते हैं, ई साई आर टी, क्या कर सकते हैं दोस्तों, ई साई आर टी। तो ये जो फंक्शन है, ये जो तरंग अपने पास में आई, हाँ नेक्स्ट अपन देखिए बात करते हैं।
यहाँ से इस वैल्यू से अपन क्या कहें कि टाइम डिपेंडेंट पार्ट कैंसिल आउट। इसको अपन क्या कहें, टाइम डिपेंडेंट पार्ट कैंसिल आउट। अपन ने क्या कर दिया, टाइम डिपेंडेंट पार्ट को दोस्तों कैंसिल कर दिया। यहाँ से देखो कौन कौन सा, इसको मैंने काटा है, ये कट गया और ये कट गया और ये कट गया इस फलन से। तो अपन इसको टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट, यानी अपन ने क्या रखा, डायरेक्ट अपन क्या रखने हैं दोस्तों, टाइम ये हो गया। तो अपन इसको टाइम इंडिपेंडेंट टर्म में लिखें। इसको तो कैसे लिखें अपन, कैसे, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर, और दोस्तों ये क्या हो गया, साई आर, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट को तो अपन ने साई आर नहीं फाई आर काट दिया, और ये क्या हो गया, ई इंटू फाई आर। तो ये जो अपने पास में इक्वेशन आई, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन आ गई। यहां से देखो अपन ने जो इक्वेशन लिखी थी, अवकलन किया था, तो यहां से टाइम डिपेंडेंट पार्ट को तो अपन ने काट दिया। टाइम डिपेंडेंट पार्ट को अपन ने जैसे ही काट दिया, तो इस इक्वेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर फाई आर ई फाई आर। तो इसको तो अपन क्या कहेंगे, टाइम, दिस इज इंडिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। और अपन इस बात को कहें, इफ अपने पास में एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, क्या आ गई, कि इफ v बराबर वी आर टी, यदि अपना जो विभव है दोस्तों वो पोजीशन और टाइम पे निर्भर है, देन यदि ये दोनों पर, स्थिति पर भी निर्भर कर रहा है और समय पर भी निर्भर कर रहा है, तब अपन जो अपना फलन है साई आर टी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फाई आर और फाई टी, दो अलग अलग जो फंक्शन माने थे अपन ने, फाई और एफ टी, में इसको नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, इसको इसमें नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। और नहीं लिख सकते तो एफ टी का मान भी क्या नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, फाई आर ई टू द पावर माइनस आईटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, ये मान नहीं आ सकता है। और उसके बाद में अपन देन वी गेट, यदि ऐसा है तो अपन क्या प्राप्त करते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर टी साई आर टी और बराबर माइनस आई टच क्रॉस डेल साई आर टी अपॉन डेल्टा टी। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि जो अपना विभव है, जो पोटेंशियल है, वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, तो अपने पास में जो श्रोडिंजर इक्वेशन आएगी दोस्तों, वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन आ सकती है। लेकिन यदि अपना पोटेंशियल है वो टाइम पर डिपेंडेंट है, तो अपन इसको अपन सेपरेशन वेरिएबल में नहीं लिख सकते हैं, अपना इक्वेशन है वो ये नहीं आ सकता है। और उस टाइम में जो श्रोडिंजर इक्वेशन अपने पास में होगी वो क्या होगी दोस्तों, टाइम डिपेंडेंट। यानी इस टाइम पे, यानी ये जो इक्वेशन आ गई, अपन कह सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन नॉट eliminate time part, then this is time dependent। ये क्या होगी दोस्तों, दिस इज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होगी। तो सीधी सी बात ये होगी कि यदि कोई पोटेंशियल है वो टाइम पे निर्भर नहीं कर रहा है, तो उस टाइम में जो श्रोडिंजर इक्वेशन अपन दोस्तों लिखें जिसमें टाइम की कोई टर्म ही नहीं हो, तो वो क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। और यदि पोटेंशियल है वो टाइम पर निर्भर कर रहा है, तो अपन सेपरेशन वेरिएबल की कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं। और इस सेपरेशन वेरिएबल की कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं तो दोस्तों ये अपन कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो ये जो अपने पास में श्रोडिंजर इक्वेशन आ गई, इसमें से अपन टाइम पार्ट को अलग नहीं कर सकते। टाइम पार्ट को अलग नहीं कर सकते तो अपन इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। क्या कहेंगे दोस्तों, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। और देखिए अब यदि पोटेंशियल की वैल्यू अपन क्या कहें दोस्तों, इफ v इक्वल्स टू वी आर, कि पोटेंशियल केवल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो अपन लिखें, तो अपन क्या कहें, इफ पोटेंशियल इज टाइम इंडिपेंडेंट। क्या दोस्तों,
टाइम इंडिपेंडेंट, देन श्रोडिंगर इक्वेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट। तब श्रोडिंगर जो इक्वेशन है वो क्या होगी दोस्तों, टाइम इंडिपेंडेंट होगी। और V इक्वल्स टू VRT, अभी मैंने बताया था इफ पोटेंशियल इज टाइम डिपेंडेंट, तो श्रोडिंगर जो इक्वेशन होगी दोस्तों क्या होगी, इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट। क्या होगी, टाइम डिपेंडेंट होगी। तो अपन ने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ ली। खास बात क्या है श्रोडिंगर इक्वेशन में, अभी अपन ने पढ़ी है ये रही श्रोडिंगर इक्वेशन मैं वापस लिख के दे रहा हूं श्रोडिंगर इक्वेशन। इसमें जो खास बात है, श्रोडिंगर इक्वेशन अपनी आ गई, एस आई इक्वल्स टू ई साई, ठीक है, यानी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर टी इंटू साई इक्वल्स टू ई साई। और ई को दोस्तों अपन ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो आइटा एच क्रॉस डेल और डेल टी एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। तो अपन ये लिख ही देता हूं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर टी, ठीक है, इंटू साई इक्वल्स टू आइटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। ध्यान से अपन देखें इस इक्वेशन को तो देखो कि ये टाइम में तो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टाइम में क्या है दोस्तों, इट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि समय के अंदर ये जो समीकरण है वो फर्स्ट ऑर्डर है, एक बार ही अवकलन हुआ है। जबकि यहाँ डेल स्क्वायर की बात करें तो डेल स्क्वायर का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, डेल स्क्वायर बराबर क्या है, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो अपन ये कह सकते हैं कि पोजीशन में जो है, पोजीशन में ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है दोस्तों, पोजीशन में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है बात को ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि इसमें साई जहां भी आ रहा है, ये क्वेश्चन क्या आ सकता है कि श्रोडिंगर समीकरण है, उपरोक्त में से कथन सत्य या असत्य है, तो वहां से ये समय में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पोजीशन में ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों। दूसरी बात क्या है, साई इसके अंदर जो अपन ले रहे हैं, साई क्या है, लीनियर है, साई की केवल एक ही घात है। तो यदि इस समीकरण के एक से ज्यादा हल होंगे, जैसे साई 1 और साई 2 इस समीकरण के एक से ज्यादा हल हैं, तो उनको अपन किस में कॉम्बिनेशन, अध्यारोपण के सिद्धांत से दोस्तों, किस सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से उनको अपन फलन को क्या लिख सकते हैं, ए साई 1 प्लस ए साई 2, ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में उन फलनों को अपन लिख सकते हैं। और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन में इन फलन को अपन लिखेंगे वो भी श्रोडिंगर समीकरण का ही क्या होगा दोस्तों, हल होगा, वही श्रोडिंगर समीकरण का क्या होगा, हल होगा। दूसरी बात है, इट इज होमोजीनियस इक्वेशन, जो श्रोडिंगर समीकरण है वो समांगी समीकरण है। और दूसरी बात क्या है, वेव पैकेट, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो वेव पैकेट अपन ने माना था, यानी वेव पैकेट किससे बनेगा भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, किससे बनेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से वेव पैकेट बनेगा, इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, कि जो वेव पैकेट अपन ने माना था, क्योंकि सिंगल वेव तो अपन मान नहीं सकते दोस्तों, तो अपन ने क्या माना, वेव पैकेट, तो वो वेव पैकेट भी श्रोडिंगर समीकरण का क्या हो सकता है, हल हो सकता है। एक बात मैं, अभी अपन ने सेपरेशन वेरिएबल किए थे दोस्तों, जहां से श्रोडिंगर समीकरण का अपन ने क्या निकाला था, सॉल्यूशन निकाला था। तो अपन ने जो यूज किया था, जो मेथड था, जैसे साई आर टी को मैंने लिखा था फाई आर और इंटू एफ टी लिखा था, ठीक है। ये जो मेथड जहां से अपन ने वैल्यू निकाली थी, इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। क्या कहेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, कि कौन से मेथड से श्रोडिंगर समीकरण को टाइम डिपेंडेंट पार्ट और टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट को अलग अलग किया गया। तो जो फंक्शन को अपन ने ऐसे माना था, वो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से अपन ने इसको क्या किया था दोस्तों, सोल्व किया था। तो अपने पास में क्या आ गई, श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई। श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो आ गई। और श्रोडिंगर इक्वेशन में अपन को दोस्तों केवल ये याद रखना है, एस आई
बराबर ई साई। एच का मतलब है हैमिल्टोनियन, और हैमिल्टोनियन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और कितनी है दोस्तों, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी आर। और पी क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर होता है माइनस एच क्रॉस डेल्टा। इसको जैसे अपन लिखें, इसका स्क्वायर करें दोस्तों, तो ये आता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वी आर। तो ये तो हो गया ये। और ई का जो ऑपरेटर है दोस्तों, ई जो एनर्जी है उसका ऑपरेटर है आइटा एच क्रॉस डेल और डेल टी। तो यहाँ से अपन एस आई बराबर ई साई जो मैं लिख रहा हूँ, इसको अपन क्या कहें दोस्तों, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर, और क्या हो जाएगा, वी आर हो गया। इसको अपन क्या करते हैं साई, और बराबर दोस्तों आइटा एच क्रॉस डेल और डेल टी क्या हो जाएगा ई और इंटू साई। और जैसे इसको अपन और सोल्व करें तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0। ये अपने पास में क्या है दोस्तों, श्रोडिंजर की समीकरण है, जिसको अपन को याद रखना है, रटना है। और श्रोडिंजर जो इक्वेशन है दोस्तों, वो एक सैद्धांतिक समीकरण है, उसका किसी प्रयोग से कोई नाता जाता नहीं है। जैसे F बराबर ma न्यूटन की गति का जो सेकंड नियम है, उसी हिसाब से श्रोडिंजर की समीकरण है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपनी पढ़ाई सीरियसली स्टार्ट कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।